चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नॉर्थ अटलांटिक के दूर दराज के इलाकों की यात्रा करेंगे, एक ऐसी कहानी में जो रहस्य में डूबी हुई है और आज भी हैरान करती है। दिसंबर 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर बिना किसी ट्रेस के अपनी पोस्ट से गायब हो गए। क्या ये एक भयानक एक्सीडेंट था या कुछ और ज्यादा सिनिस्टर? फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस के अभी तक अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। 7 दिसंबर 1900 की नॉर्थ अटलांटिक की ठंडी शाम में नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट मुयरहेड आइलीन मोर के ईस्ट लैंडिंग से उतरे और अपनी वेटिंग लॉन्च में चढ़ गए। अपने 3 कलीग से हाथ मिलाकर और अलविदा कहकर अब वे किनारे पर एंकर किए गए एक बड़े स्टीम वेसल की ओर बढ़ रहे थे, जो उन्हें वापस मेनलैंड ले जाएगा। जैसे ही उनकी छोटी बोट लहरदार पानी पर आगे बढ़ी, उन्होंने उन 3 आदमियों को पीछे मुड़कर देखा जिन्हें उन्होंने छोटे एकांत आइलैंड पर उसके लाइट हाउस का इंचार्ज बनाया था। उनके नाम डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स ड्यूकैट थे और वे लैंडिंग पर खड़े होकर उन्हें वेव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वापस वेव करने के लिए अपना हाथ उठाया, एक बार भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि वे आखिरी शख्स होंगे जो उन्हें कभी जिंदा देखेंगे। 19 दिन बाद जब रिलीफ वेसल आखिरकार पहुंचा तो वो आइलैंड डरावनी तरह से डेजर्टेड था। फ्लैनन आइल्स 7 छोटे आइलैंड्स का एक डेसोलेट आर्किपेलागो जो स्कॉटलैंड के आउटर हेब्राइड से लगभग 20 मील वेस्ट में स्थित है, इस परप्लेक्सिंग डिसपियरेंस का स्टेज बन गया। इस कहानी में एक इनहेरेंट अनईज है। इन 3 आदमियों के वैनिश होने के बारे में कुछ गहराई से अनसेटलिंग है, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड के बिल्कुल किनारे पर आइसोलेटेड थे, विशाल और अक्सर हॉस्टाइल अटलांटिक ओशन से घिरे हुए थे। आइलैंड्स का नाम सेंट फ्लैनन 7वीं सदी के आयरिश प्रिस्ट के नाम पर रखा गया है और जनरेशन से वे अनइनहैबिटेड रहे थे। पड़ोसी आउटर हेब्राइड्स के इनहैबिटेंट्स ने चट्टानी चट्टानों के इस ब्लीक क्रैगी क्लस्टर को एक पाल्पेबल सुपरस्टिशन के साथ देखा। कई फिशिंग बोट्स और मर्चेंट शिप्स वर्षों से इन ट्रेचरस शोर पर खत्म हो गए थे, जबकि हेब्राइडियन कभी कभी फ्लैनन्स के सरप्राइजिंगली लश टर्फ पर चरने के लिए शीप को ले जाने का रिस्क उठाते थे। उन्होंने वहां एक रात भी बिताना प्रोफाउंडली अनलकी माना। 1890 के दशक के दौरान नेविगेशनल हैजार्ड्स को पहचानते हुए नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने आइलीन मोर पर एक लाइट हाउस बनाने का डिसीजन लिया। कंस्ट्रक्शन, जो 4 मुश्किल सालों तक चला, वाइल्ड अटलांटिक के फियर्स टेम्परामेंट से लगातार चैलेंज किया गया, जिससे सप्लाईज की लैंडिंग एक पेरिलस अंडरटेकिंग बन गई। नेवरदलेस 7 दिसंबर 1899 को फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस ने ऑपरेशन शुरू किया। इसमें किसी भी तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था। मेनलैंड से इसका एकमात्र लिंक विजुअल सेमाफोर सिग्नल्स था, जो क्लियर डेज पर हेब्राइडियन द्वारा डिस्कर्नेबल था। टिपिकली लाइट हाउस को 3 कीपर्स की एक टीम द्वारा मैन किया जाता था, जिसमें एक चौथा रोटेटिंग मेंबर कुछ समय शोर पर बिताता था। पहली हिंट की कुछ मिस है 15 दिसंबर 1900 की रात को आई, जब आइलैंड्स के विसिनिटी में अचानक वायलेंट स्क्वॉल आया। फिलाडेल्फिया से एडिनबर्ग में लीड के रास्ते में अमेरिकन स्टीमर आर्क्टर के कैप्टन ग्रीन आधी रात से ठीक पहले आइलीन मोर के पास से गुजरे। उन्होंने बढ़ती अनईज के साथ ऑब्जर्व किया कि लाइट हाउस कॉन्स्पिक्यूअसली डार्क था, एक ऑपरेशनल रॉक स्टेशन के लिए लगभग अनहर्ड ऑकरेंस जो फ्लैनन्स पर जितना वाइटल था। इस अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन को ड्यूली रिपोर्ट किया गया जब आर्क्टर कुछ घंटों बाद टोबरमोरी में डॉक किया गया। जबकि एक डार्क लाइट हाउस टिपिकली इमीडिएट अलार्म ट्रिगर करता, सीवियर वेदर कंडीशंस ने किसी भी इमीडिएट एक्शन को प्रिवेंट किया। रिलीफ वेसल हेस्परस 20 तारीख को सेल करने वाली थी, लेकिन परसिस्टेंट अनफेवरेबल वेदर ने इसकी डिपार्चर को बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर की सुबह तक डिले कर दिया। इस पर फ्रेश सप्लाईज और रिलीफ कीपर जोसेफ मूर सवार थे। जैसे ही हेस्परस आइलीन मोर के ईस्ट लैंडिंग के पास पहुंचा, इसके कैप्टन जिम हार्वे ने शिप के हॉर्न पर 3 लंबे ब्लास्ट किए और ग्रे मॉर्निंग एयर में एक डिस्ट्रेस फ्लेयर लॉन्च किया, लेकिन उन्हें साइलेंस ने जवाब दिया। जिस पल से वे नजदीक आए, ये एविडेंट था कि कुछ प्रोफाउंडली रॉन्ग था। 3 कीपर्स की कोई वेलकमिंग पार्टी नहीं थी जो नॉर्मली उनका ग्रीटिंग करने के लिए बाहर होते।
कोई प्रोविजन बॉक्सेस रिस्टॉकिंग के लिए बाहर नहीं रखा गया था। फ्लैगस्टाफ स्काईलाइन के अगेंस्ट बेयर खड़ा था। केवल सीगल्स की पियर्सिंग क्राइज ओवरहेड और चट्टानी चट्टानों से टकराने वाली वेव्स की ओमिनस रोर की आवाजें थी। यूजुअली बस्टलिंग आइलैंड पर एक अनसेटलिंग क्वाइट छा गई थी। हेस्परस एक नर्व-रैकिंग साइलेंस में मूवर्ड हुआ और जोसेफ मूर अकेले आइलैंड की ओर चल पड़े। उनके पेट में एप्रीहेंशन की एक गांठ कसती जा रही थी। ईस्ट लैंडिंग पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत स्टीप एसेंट लाइट हाउस की ओर शुरू किया। मार्शल, ड्यूकैट और मैकार्थर के लिए उनकी कॉल्स डेसोलेट एयर में अनआंसर्ड गूंज रही थी। उन्होंने कंपाउंड का एंट्रेंस गेट और लाइट हाउस का मेन डोर दोनों फर्मली क्लोज पाए। अंदर सीन इक्वली परप्लेक्सिंग था। कुछ भी इमीडिएटली आउट ऑफ प्लेस नहीं दिख रहा था। लैम्प्स क्लीन और रीफिल थे, ऑपरेशन के लिए रेडी। बेड अनमेड दिख रहे थे, जैसे उनके ऑक्यूपेंट्स ने हाल ही में उठे हों। वॉशिंग अप हो गया था और फायरप्लेस ग्रेट में ठंडी राख पड़ी थी। हालांकि क्लोजर इंस्पेक्शन पर मूर ने किचन में एक ओवरटर्नड चेयर देखी, जो अदरवाइज ऑर्डरली सीन में एक इनकॉन्ग्रुअस डिटेल थी। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट हाउस के अंदर सभी क्लॉक स्टॉप हो गए थे। एक साइलेंट टेस्टामेंट एक इंटरप्टेड रूटीन का, जिसने उनकी बढ़ती अनीस को और गहरा कर दिया। हेस्परस पर लौटकर मूर ने सॉम्बरली कैप्टन हार्वे को अपनी अनसेटलिंग फाइंडिंग्स रिले की। साथ में वे वेसल से और आदमियों के साथ लाइट हाउस लौटे, उम्मीद करते हुए कि एक वाइडर सर्च से कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ईस्ट लैंडिंग पर सब कुछ सिक्योर लग रहा था, लेकिन वेस्ट लैंडिंग ने एक स्टार्कली डिफरेंट पिक्चर पेश की, जिसमें रिसेंट वायलेंट स्टॉर्म से हुए सिग्निफिकेंट डैमेज का एविडेंस था। सी लेवल से 10 फीट ऊपर स्थित एक सप्लाई बॉक्स स्मैश हो गया था और उसकी कंटेंट्स रॉक्स के बीच स्कैटर हो गई थी। पाथ के किनारे आयरन रेलिंग्स बेंड और ट्विस्टेड थी, जो उनके कंक्रीट मूरिंग से रेंज आउट हो गई थी। इसके ऊपर क्लिफ टॉप पर चर्निंग सी से 200 फीट से ज्यादा ऊपर टर्फ के बड़े सेक्शंस रिप्ड अवे हो गए थे। कुछ क्लिफ एज से 10 मीटर तक दूर थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कीपर्स ने 15 दिसंबर शनिवार को लगभग 9 बजे तक अपनी लॉगबुक मेंटेन की थी। फाइनल एंट्रीज ने क्लियरली इंडिकेट किया कि वेस्ट लैंडिंग पर स्टॉर्म डैमेज उनके डिसपियरेंस से पहले हुआ था। एकमात्र अन्य ट्रूली सिग्निफिकेंट क्लू 2 सेट ऑयलस्किन्स की एब्सेंस थी। हेवी ड्यूटी वाटरप्रूफ गियर का केवल एक सेट एंट्रेंस के पास हैंगिंग रह गया था। इससे सजेस्ट होता है कि कम से कम एक आदमी प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना बाहर वेंटर किया था, जो लास्ट लॉग एंट्री की डेट पर वेदर की डॉक्यूमेंटेड सीवरिटी को देखते हुए और खासकर एक हार्श नॉर्थ अटलांटिक विंटर के दौरान एक सरप्राइजिंग ओवरसाइट था। कीपर्स के बारे में कोई ट्रेस नहीं था, न तो लाइट हाउस की कंफाइंस के भीतर और न ही छोटे विंडस्वेप्ट आइलैंड पर कहीं, और वे सिंपली वैनिश हो गए थे। जोसेफ मूर और 3 वॉलंटियर सीमेन लाइट हाउस को एक बार फिर ऑपरेशनल बनाने के सॉम्बर टास्क को अंडरटेक करने के लिए आइलीन मोर पर रहे, जबकि हेस्परस लेविस पर ब्रेस्कलेट के शोर स्टेशन लौट आया। वहां से कैप्टन हार्वे ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को 26 दिसंबर 1900 की डेट का एक टेलीग्राम डिस्पैच किया। इसमें लिखा था, फ्लैनेंस में एक ड्रेडफुल एक्सीडेंट हुआ है। 3 कीपर्स, ड्यूकैट, मार्शल और द ओकेशनल आइलैंड से डिस्पियर हो गए हैं। क्लॉक स्टॉप हो गए थे और अन्य साइंस ने इंडिकेट किया कि एक्सीडेंट लगभग 1 हफ्ते पहले हुआ होगा। पुअर फेलोज, उन्हें क्लिफ से उड़ा दिया गया होगा या क्रेन या कुछ ऐसा सिक्योर करने की कोशिश में डूब गए होंगे। फ्लैनन आइल्स का एनिग्मा तब से फैसिनेशन का एक एंड्यूरिंग सोर्स बन गया है, जिसने अनगिनत स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स और यहां तक कि एक ओपेरा को इंस्पायर किया है। फिर भी मिस्ट्री के पीछे की पूरी सच्चाई हमेशा एलूसिव रह सकती है। वर्षों से नैरेटिव को एम्बेलिश किया गया है। उदाहरण के लिए, जोसेफ मूर द्वारा लाइट हाउस में एंटर करने पर हाफिटन मील डिस्कवर करने का डिटेल कई वैनिशिंग टेल्स में एक कॉमन ट्रोप इस मामले में सिंपली फैक्चुअल नहीं है। सिमिलरली, कीपर्स की डिटेरियोरेटिंग मेंटल स्टेट्स को डिटेल करने वाली अक्सर एफर्ड लॉग एंट्रीज भी एक फैब्रिकेशन है।
जो कई साल बाद एक अमेरिकन पल्प मैगजीन द्वारा शायद इंट्रिग्यू को हाइटन करने के लिए ऐड की गई थी। एक्चुअल लॉगबुक एंट्रीज केवल वेस्ट लैंडिंग पर डैमेज और स्टॉर्म्स के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित थी। क्राइंग, मार्शल में इरिटेबिलिटी या किसी अन्य इमोशनल इंडिकेटर्स का कोई मेंशन नहीं था। कंक्रीट एविडेंस की कमी के बावजूद कोई बॉडीज रिकवर नहीं हुई और कोई फर्दर क्लूज कभी सामने नहीं आए। जो कुछ बचा है वो है थ्योरीज, जो प्लॉसिबल से लेकर आउटलैंडिश तक है। कुछ ने पॉजिट किया है कि एक कीपर ने बाकी दो का मर्डर कर दिया और फिर पछतावे में क्लिफ से खुद को और उन्हें फेंक दिया। उनकी बॉडीज अनफॉरगिविंग सी में खो गई। दूसरों ने वेव से इमर्जिंग एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर या फॉरेन स्पाइस द्वारा एब्डक्शन सजेस्ट किया है। एक अनवेरिफाइड अकाउंट ने कीपर्स के डिसअपीयरेंस की रात आइलैंड्स की ओर रोइंग करते हुए स्पेक्ट्रल फिगर से भरी एक बोट को रिकॉल किया। लोकली, खासकर 20वीं सदी के लेटर हाफ में, फ्लैनेंस के फैंटम की लेजेंड ने ट्रैक्शन गेन किया। कुछ ने एलिया एब्डक्शन के दायरे में भी वेंटर किया। हालांकि सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन अक्सर सबसे ज्यादा ट्रुथ होल्ड करता है। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूड किया कि तीनों आदमी मोस्ट लाइकली एक फ्रीक वेव से अनवेयर पकड़े गए और टर्बुलेंट अटलांटिक में बह गए। उनकी रीजनिंग ने सजेस्ट किया कि थॉमस मार्शल और जेम्स ड्यूकैट शायद स्टॉर्म से डैमेज हुए कुछ इक्विपमेंट को सिक्योर करने के लिए वेस्ट लैंडिंग पर गए थे, जबकि डोनाल्ड मैकार्थर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लाइट हाउस के अंदर रहे। लाइट हाउस को अनटेंडेड छोड़ना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। अपने वांटेज पॉइंट से मैकार्थर ने आइलैंड की ओर अप्रोच करते हुए एक बड़ी स्वेल देखी होगी और अपने कलीग्स को वार्न करने की उम्मीद में लाइट हाउस से बाहर भाग गया होगा। लेकिन ट्रेजिकली वो बहुत देर हो चुकी थी और तीनों आदमी सर्जिंग वाटर में फंस गए। ये थ्योरी ओवरटर्नड चेयर, मैकार्थर जल्दबाजी में जा रहा है और बचे हुए ऑयल स्किन्स के सेट को एक्सप्लेन कर सकती है। ये तीनों आदमियों के एक साथ बाहर होने का एक रीजन भी देती है, हालांकि ये यूजुअल प्रोसीजर का ब्रीच था। फिर भी यह एक्सप्लेनेशन अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी छोड़ जाती है। अगर मैकार्थर इतनी जल्दबाजी में निकला तो लाइट हाउस का डोर क्लोज और कंपाउंड गेट लॉक्ड क्यों था? हार्श सीज से इंटीमेटली फैमिलियर 3 सीजन्ड आदमी जो फ्लैनेंस को सराउंड करते थे, एक रोग वेव से इतने कंप्लीटली सरप्राइज कैसे हो सकते थे? और अगर वास्तव में ऐसा था तो उनके बॉडीज में से कोई भी शोर पर वापस क्यों नहीं बहाया गया, जैसा कि उन वाटर्स में कॉमन ऑकरेंस था? ऐसा लगता है कि फ्लैनन आइल्स के मिस्ट्री में डेफिनेटिव आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस है और शायद रियलिटी हम में से ज्यादातर लोगों की कल्पना करने की हिम्मत से कहीं ज्यादा स्ट्रेंजर है। ट्रूथ के रिगार्डलेस, फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस 1971 तक बिना किसी फर्दर इंसिडेंट के मैनर रहा। जब ये फुली ऑटोमेटेड हो गया, ये आज भी ऑपरेशनल है, हालांकि आइलैंड्स को अब केवल मेंटेनेंस के लिए कभी कभार विजिट किया जाता है। वर्षों से आइल्स कभी भी अपनी सपोज्ड कर्स्ड रेपुटेशन पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि वहां कभी भी ओवर्टली सुपरनैचुरल कुछ नहीं हुआ। लेकिन आइलीन मोर का मिस्ट्री और उसके कीपर्स का वैनिश होना शायद हमेशा के लिए जीवित रहता है। क्लोजिंग में हम आपको सुपरिंटेंडेंट मुयरहेड के मार्मिक शब्दों के साथ छोड़ते हैं, जिन्होंने 8 जनवरी 1901 की अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कीपर्स के बारे में कहा था। मैंने उनसे 7 दिसंबर जितनी देर पहले विजिट किया था और मुझे वो मेलंकोली रिकलेक्शन है कि मैं आखिरी शख्स था जिसने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें अलविदा कहा। फ्लैनन आइल्स मिस्ट्री के इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी इंट्रिगिंग लगी तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप दें और अनएक्सप्लेन्ड की और टेल्स के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। आपको क्या लगता है कि कीपर्स के साथ क्या हुआ? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज हमें बताएं।